नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयाग एजुकेशन में। हम पढ़ रहे हैं NCERT बेस्ड एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के स्रोत क्या थे तथा उनका जीविकोपार्जन कैसे होता था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आदि मानव की जीवन शैली क्या है, उनके औजार कौन कौन से थे, उनकी भाषा तथा कला क्या थी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है आदि मानव की जीवन शैली। जैसा कि हम जानते हैं कि आदि मानव की उत्पत्ति वानरों से हुई है, या कह लें तो आधुनिक मानव की उत्पत्ति भी वानरों से हुई है। तो आदि मानव सबसे पहले पेड़ों पर निवास करते थे, पेड़ों को अपना घर समझते थे, पेड़ों पर ही वो रहते थे। पेड़ों से उनका आवास गुफाएं बनी तथा गुफाओं के तत्पश्चात वे खुले स्थानों पर आवास बनाकर निवास करने लगे। उनकी जीवन शैली का ज्ञान हमें उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं से होती है, और वे निर्मित वस्तुएं जो हैं वे केन्या में किलोबे और ओलोर्जे साइली पूर्वी अफ्रीका में है। इन स्थानों की खुदाई से हजारों की संख्या में शल्य उपकरण तथा हस्त कुठार मिले हैं, जो 7 लाख से 6 लाख वर्ष पुराने औजार हैं। ये औजार जो हैं वो मानव निर्मित हैं, जिनसे हमें उनके जीवन शैली का पता चलता है। ओलोर्जे साइली के उत्खननकर्ता जो हैं वो लुइस लीकी और मैरी हैं, जो उनके द्वारा निर्मित शिल्पकृतियाँ थीं वो औजार, मूर्ति, चित्रकारी, उत्कीर्ण चित्र आदि उसमें शामिल थे। ठीक इसी प्रकार दक्षिण फ्रांस के लेजरेट गुफा से चूल्हे, खाद्य स्रोत जैसे कि फल, वनस्पति, बीज, काष्ठफल, पक्षियों के अंडे तथा मीठे जल की मछलियाँ जैसे ट्राउट, पर्च तथा कार्प, इन मछलियों के हड्डियों के भी साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लेजरेट गुफा फ्रांस में है। लेजरेट गुफा चूल्हे का मिलना इस बात का सबूत है कि आग पर नियंत्रण कायम हो चुका था। मतलब जो आदि मानव है वो आग जलाकर चूल्हे पर खाना पकाना जानते थे। वो मांस जो वो खाते थे उसको भूनकर खाना वो सीख गए थे। दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्चे कमजोर झोपड़ियाँ सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थीं। जैसे जैसे मानवों का विकास हुआ वैसे वैसे वो मौसमों को भी जानने लगे। तो आपने अभी पढ़ा कि वे खुले स्थानों पर आवास बनाकर निवास करते थे। तो आप देख सकते हैं कि फ्रांस में टेरा अमाटा, लेजरेट गुफा के ठीक ऊपर टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ पाई गई हैं। केन्या में चेसोवांजा और दक्षिणी अफ्रीका में स्वाट क्रॉन्स में पत्थर के औजार के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। कहाँ कहाँ पर मिले हैं? केन्या में चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वाट क्रॉन्स। इन दोनों जगहों में पत्थर के औजार भी मिले और आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी मिली हैं।
जो 14 से 10 लाख वर्ष पुराने हैं। मिट्टियों के जो पके बर्तन हैं वो मतलब उनका कोई साक्ष्य नहीं है कि वो जो आग लगी थी या जो आग में पकाए गए बर्तन थे, मिट्टी थी, वे संयोगवश आग लगी थी या आग लगाई गई थी या आग में पकाई गई थी। आगे हम देखेंगे कि आदि मानव के औजार कौन कौन से थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। सबसे पहले औजार पत्थर का किसने बनाया था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने। पत्थर के औजार बनाने और इस्तेमाल करने का प्राचीनतम साक्ष्य इथोपिया और केन्या के पुरा स्थलों से प्राप्त होता है। पत्थर के औजार बनाने और इस्तेमाल करने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इथोपिया और केन्या के पुरा स्थलों से मिलता है। 35,000 साल पहले जानवरों को मारने के लिए भाला एक ऐसा औजार है जिससे हम कुछ दूरी पर स्थित जानवरों को, या कह लें लंबी दूरी पर अगर कोई जानवर है तो उसे मारने के लिए हम भाला का प्रयोग कर सकते हैं। तो 35,000 साल पहले जानवरों को मारने के लिए भाला और तीर कमान जैसे औजार बनाए गए। समूरदार जानवर, ये एक ऐसे जानवर होते थे जिनके रोएदार खाल होती थी और उन रोएदार खाल को आदि मानव कपड़े की तरह प्रयोग करते थे। और कपड़ा बनाने के लिए उसको सिलना ज़रूरी है और सिलने के लिए सुई की आवश्यकता पड़ती है। तो सुई का आविष्कार आदि मानवों ने किया। सिले कपड़ों का साक्ष्य 21,000 वर्ष पुराना है। वर्तमान से 21,000 वर्ष पहले सिले कपड़ों का साक्ष्य मिला था। छेनी या रुखानी जैसे छोटे औजार बनाना। छेनी या रुखानी, छेनी आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को काटना हो, तोड़ना हो, फोड़ना हो तो हम छेनी का यूज करते हैं। तो छेनी से हड्डी, सींग, हाथी दांत तथा लकड़ी पर नक्काशी कुरेदी जाती थी। अब हम बात करते हैं कि आदि मानवों की भाषा क्या थी। तो जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। मनुष्य ही ऐसा है जिसके पास बुद्धि है, जो चिंतनशील है। तो जीवित प्राणियों में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। जो होमोनिड मानव थे वे हाव भाव अथवा अंग विक्षेप द्वारा बात करते थे, यानी हाथ के इशारों से। वो अपने हाथों को, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से वो बात करते थे। मनुष्य की वाणी, यहाँ पर वाणी होगा। मनुष्य की वाणी आह्वान या बुलाओं की प्रक्रिया से शुरू हुआ था, जैसे नर वानर किया करते हैं। अगर आपने वानरों की भाषा सुनी होगी तो वो जब भी बात करते हैं या अपने साथी से कुछ कहते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे उन्हें पुकार रहे हों, उन्हें बुला रहे हों। तो मनुष्य की वाणी सबसे पहले बुलाने वाली प्रक्रिया से शुरू होता है। सर्वप्रथम उच्चरित भाषा का प्रयोग होमो हैबिलिस ने किया था। होमो हैबिलिस ने उच्चरित भाषा का प्रयोग किया, यानी कि स्वर तंत्रों का यूज सबसे पहले होमो हैबिलिस ने किया था। अब हम बात करते हैं उनकी कला के बारे में। तो भाषा और कला का बहुत ही घनिष्ठ और अटूट संबंध है। भाषा के साथ साथ कला का विकास 40,000 से 35,000 साल पहले हो चुका था। भाषा क्या है? भाषा विचार अभिव्यक्त करने का साधन है और कला भी विचार को अभिव्यक्त करने का ही साधन है। इसलिए भाषा और कला में अटूट संबंध है।
फ्रांस में स्थित लेस्कॉक्स और शोवे की गुफाओं में और स्पेन में स्थित आल्टमीरा की गुफा में जानवरों की चित्रकारी सैकड़ों की संख्या में मिली। यानी कि जो फ्रांस में गुफा थी लेस्कॉक्स और शोवे, और स्पेन में जो गुफा थी आल्टमीरा, इन तीनों गुफाओं में जानवरों की चित्रकारी सैकड़ों की संख्या में मिली हैं। यानी उस समय के मानवों को कला का ज्ञान था। मानव ने अपने अंतिम चरण में अर्थात 10,000 से 4500 वर्ष पूर्व जंगली पौधों को उगाना व जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। ठीक है, आप जान सकते हैं कि जो गुफाओं में चित्रकारी होती थी वो किन जानवरों की होती थी। तो उनमें थे गौरो, घोड़ा, साकिन, हिरन, मैमथो, कुछ विशाल जानवर की भी चित्र वहाँ उपलब्ध है, जैसे कि गैंडा, शेर, भालू, तेंदुआ, लकड़बग्गा और उल्लू के चित्र भी पाए गए हैं। निस्संदेह जो है वो मानव की कृषि पर निर्भरता से उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अगर मानव ने जंगली पौधों को उगाना, जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया, तो पौधों को उगाना यानी खेती करना, तो वो कृषि पर निर्भर हो गए। कृषि पर निर्भर होने से उनके जीविकोपार्जन में बहुत परिवर्तन आया। ठीक है, वर्तमान युग में भी शिकारी संग्राहक समाज दुनिया के कई भागों में विद्यमान है। कुछ ऐसे भी मानव थे जो शिकार करके अपना जीविकोपार्जन करते थे, तो वो अभी भी किसी न किसी दुनिया के किसी न किसी भाग में विद्यमान हैं। जैसे कि अफ्रीका के कालाहारी में रहने वाला कुंगसेन इस समाज का जीवित प्राणी है। यानी जो कुंगसेन है वो शिकारी संग्राहक समाज का जीवित प्राणी है, अभी भी अफ्रीका के कालाहारी वन में पाए जाते हैं। हादजा जनसमूह, ये कौन होते हैं? तो ये शिकारियों तथा संग्राहक का एक छोटा जनसमूह है। उसका नाम क्या है? हादजा जनसमूह। शिकारी संग्राहक समाज शिकार करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में भी लगे रहते थे, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना इत्यादि। यानी कि आदि मानवों को विनिमय का भी ज्ञान था, व्यापार करने का भी ज्ञान था। वो शिकारी संग्राहक समाज जो थे वो शिकार करने के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति को भी संभालते थे। वो आर्थिक क्रियाकलापों में भी लगे रहते थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आल्टमीरा गुफा के छत की दीवार पर बना बैल का चित्र है, और ये बैल जंगली बैल है। ठीक है, हम आगे की वीडियो में जानेंगे कि उनकी लेखन कला क्या थी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।